आदरणीय बाबूजी राघवानंद जी, आदरणीय हमारे जोगेंद्रनाथ सरकार पश्चिम बंगाल, सम्मानित हमारे युवा शास्त्री योगेश गौतम साहब, देश भर से जुड़े सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं अभी भोपाल में हूं और आज एक प्रोग्राम है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नहीं है, पूज्य भदंत शाक्यपत्र सागर जी का है, 8वां विश्व महोत्सव, बौद्ध महोत्सव। तो हमें उसमें भी निकलना है। कल हमारे मध्य प्रदेश के जिम्मेवार साथियों की बैठक है भोपाल में, उसमें भी रहना है। तो ज्यादा समय तक मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। मेरी आवाज आ रही ठीक से गौतम साहब? जी सर, आ रही गौतम है। जी, कुछ मेरी प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगा। आवाज जी आ रही है सर, आ रही है। ठीक जी। तो आज का जो सब्जेक्ट रखा गया है कि संगठन में ही शक्ति क्यों, ये सब्जेक्ट इसलिए रखा गया है कि पिछले 8-10 दिन से आप पूरे देश में देख रहे हैं कि एक भूचाल जैसा खड़ा है, भूचाल जैसा खड़ा है, और ये भूचाल लोकतंत्र पे खतरा है। प्रजातांत्रिक जो अधिकार हैं उनके लिए ये भूचाल ठीक नहीं है। और हम लोग जो कहते हैं ना कि संविधान पे खतरा है, तो मैं आज आपकी जानकारी पहले से है, फिर इसे दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं कि संविधान संविधान लोकतंत्र की रक्षा करता है। संविधान एक नियमावली है, एक नियमावली है, किताब है नियमावली की, जिसमें ये नियम बनाए गए हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने सम्मान, अपने अधिकार, अपनी विचारधारा, अपनी उपासना के लिए उसे स्वतंत्र अधिकार हैं और उनके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। तो ये जो नियम बनाए गए हैं, संविधान कहते हैं इस किताब को, और उसकी सबसे बड़ी जो संविधान रक्षा करता है वो लोकतंत्र की रक्षा करता है। लोकतंत्र की रक्षा करना, भारत के प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, भारत के प्रत्येक नागरिक के जो स्वतंत्र विचार हैं, उसको जो स्वतंत्र रूप से उपासना का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से उसे अपना जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से भारत की हर संपदा में, शासन में, प्रशासन में, हर किस्म की ताकतों में, शक्तियों में उसे बराबर का हिस्सा हासिल करने का उसको अधिकार है। और इन अधिकारों की जो रक्षा करता है उसको हम लोग संविधान कहते हैं। तो अगर ये अधिकार खतरे में है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार अगर खतरे में है, तो जिसे हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। और जब ये खतरे में है और संविधान पे अमल करने वाले लोग, जिनको संविधान को लागू करना चाहिए, जिनको संविधान पे अमल करना चाहिए, अगर ऐसे लोग ही लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, जो संविधान की कसम खाकर, संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर पहुंचे हैं, वो संवैधानिक पदों पर पहुंचने वाले व्यक्ति ही अगर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, प्रजातंत्र को कमजोर कर रहे हैं,
प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, तो इससे कहते हैं कि भाई संविधान खतरे में है। क्योंकि संविधान को ये सब काम संविधान को रक्षा करनी है इन सब की। तो अभी आपने देखा होगा आज का जो विषय है कि संगठन में ही शक्ति क्यों, इस ओर में खास करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद, धम्म सेवक संघ और बुद्ध, फूले, साहू अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे जितने भी संत गुरु हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, उनका ध्यान संगठन की तरफ नहीं है, आंदोलन की तरफ है। आंदोलन करना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, दूसरे किस्म के अनेक मुद्दे उठाकर सड़कों पे उतरते हैं, लेकिन बिना संगठन के और उनका संगठन व्यापक रूप से भारत के लगभग 795 शायद जिले हैं भारत में, 795 जिले संपूर्ण भारत में हैं। तो एक कैडर बेस का संगठन संपूर्ण भारत में उनके पास नहीं है, किसी भी संगठन के पास नहीं है जो बाबा साहब की बात करते हैं या बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, फूले की बात करते हैं, साहू की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, संत रविदास की बात करते हैं। तो ऐसे हमारे साथियों के पास व्यापक पैमाने पे बड़े स्तर का कैडर बेस का संगठन नहीं है। मैं ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूं और हर बार कहता हूं, हर समय मैंने इसी पे जोर दिया है। आपने देखा होगा 22 जनवरी को भारत के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा झंडे देश भर में लगाए गए हैं। 10 करोड़ से ज्यादा झंडे देश भर में लगाए गए हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये झंडे बनाए किसने हैं? इतनी बड़ी संख्या में ये झंडे जो एक संस्कृति का प्रतीक है या एक विचारधारा का प्रतीक है, तो ये झंडे बनाए किसने हैं? ये सवाल आपके सामने खड़ा होता है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि इस पे दसियों अरब रुपए खर्च हुए हैं। ये दसियों अरब, 10 लाख नहीं, अरब की बात कर रहा हूं मैं, 10 करोड़ की बात भी नहीं कर रहा मैं आपसे। अगर 10 करोड़ झंडे बने और एक झंडे की कीमत 30-40 रुपए 50 रुपए है, तो ये लागत अरबों रुपए में जाती है। तो ये अरबों रुपए आए कहां से हैं? पहला सवाल, बनाए किसने है? दूसरा सवाल, ये पैसा आया कहां से है? तीसरा सवाल, इनको लगाने वाले हाथ कौन से हैं? मैंने देखा है कि 50-50 फुट ऊंचे जो पोल हैं, खंबे हैं, उन पे भी बड़ी इत्मीनान के साथ उन झंडों को बांधा गया है। निश्चित रूप से सीढ़ी से भी चढ़ के वो नहीं बांधे जा सकते। क्राम से, जो क्राम होती है, जेसीबी की मशीन होती है, उसकी और बड़े पैमाने में मैंने देखा, मैं आगरे में भी 2 दिन घूमा, कई ऐसी मार्केट हैं जिनमें 75% मुसलमानों की दुकानें हैं, 25% दूसरी दुकानें हैं, 75% मुसलमानों की दुकानें हैं। लेकिन उन सारी दुकानों पर वो झंडा लगा है, 100% दुकानों पर वो झंडा लगा है। अनेक ऐसे मोहल्ले, ऐसे क्षेत्र, ऐसे चौराहे हमने देखे कि जहां पर मानवतावादी सोच के लोग रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सोच के लोग रहते हैं, या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनके घरों पे भी वो झंडे लगे। मैंने जब पता किया कि भाई ये झंडा आपके घरों पे कैसे लगा है, तो बताया कि साहब 20-20 लोग थे, 25-25 लोग थे, सब लोग समूह में थे
और समूह में क्या थे, एक तरह से गुंडई थी, एक तरह से गुंडई थी वो, और गुंडई की ताकत पर उन्होंने वो झंडे लगा दिए हैं। झगड़ा कौन करता, इसलिए हम खामोश रहे। तो मेरा जो आप लोगों के प्रति आपको संकेत है, या मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वो इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि ये जो सब कुछ हुआ है या जो हो रहा है, ये सब केवल और केवल संगठन की ताकत से हो रहा है। एक असमानता पे आधारित विचारधारा के लोगों ने, रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने, जो मानवता को पसंद नहीं करते हैं, ऐसी विचारधारा के लोगों ने अपने संगठन का विस्तार बड़े पैमाने पे किया है। और संगठन का विस्तार ही नहीं किया है, उस संगठन को कैडराइज किया है, प्रशिक्षण के आधार पर उसको तैयार किया है। और तैयारी नहीं किया है, बल्कि उसके अंदर जुनून, अफीम जैसा नशा उन लोगों के अंदर भरा गया है जो इस देश के लिए हितकर नहीं है, खास करके बहुजन समाज के हितकर नहीं है, पिछड़े वर्गों के हितकर नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हित में नहीं है, धार्मिक रूप से मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाइयों के हित में नहीं है। और यह समूह लगभग 100 में से 85 और 90% संख्या वाला समाज है। तो जिस समाज की संख्या लगभग 85% है, वो 85% समाज के हित में ये सोच नहीं है, उनके हित में ये सोच नहीं है। तो आज हम जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी, जिनकी चेतना जाग गई है, जिनका जमीर जाग गया है, और जिसने ये पहचान कर ली है कि विचारधारा कौन विचारधारा देश के हित में है, बहुजन समाज के हित में है, SC ST OBC के हित में है, धार्मिक रूप से मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसियों के हित में है, और कौन सी विचारधारा इनके हित में नहीं है। जिन्होंने इसको पहचान लिया है, जिन्होंने ठीक से इस बात को समझ लिया है, मैं समझता हूं उनकी आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जिन्होंने नहीं समझा है, जो खेत में खलियान में पड़े हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में पड़े हैं, या जिनको कुदरत ने सोचने समझने की बुद्धि नहीं दी है, जो नहीं सोच समझ पा रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी तो मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, जिनको पिक्चर स्पष्ट नजर आ रही है कि भारत में चल क्या रहा है, पूरे देश में चल क्या रहा है, जिनकी दिमाग में ये पिक्चर समझ में आ रही है, मैं समझता हूं उनकी बड़ी जिम्मेवारी है इस बात को समझने की। तो इसलिए इसलिए हमें ज्यादा उत्सवों में पढ़कर या ज्यादा दूसरी बातों में ना ध्यान लगाकर अपना, हमें विशेष रूप से जो ध्यान लगाना है वो संगठन पे लगाना है। संगठन पे लगाना है। जो काम पिछले 60 वर्ष पहले हम लोगों को करना चाहिए था, गैर राजनीतिक रूप से समाज की जड़ों को मजबूत करना चाहिए था, गैर राजनीतिक रूप से हमको धार्मिक श्रमण संस्कृति की जड़ों को मजबूत करना चाहिए था, गैर राजनीतिक रूप से हमको आर्थिक जड़ों को मजबूत करना चाहिए था। लेकिन इस दिशा में बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ है, और काम नहीं हुआ है इसी का नतीजा है कि जिनकी संख्या भारत में मात्र 2-3% है, 2-3% से ज्यादा जिनकी संख्या नहीं है, उन्होंने 97%, यानी 97% लोगों की घेराबंदी कर ली है, घेराबंदी कर ली है। और भारत के जो 4 पिलर हैं, धार्मिक संस्कृति, राजनीतिक शक्ति,
सामाजिक शक्ति, आर्थिक संपन्नता, वो चारों शक्तियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और उस कब्जे के कारण और संगठन की शक्ति के कारण, संगठन का विस्तार होने की वजह से, तो वो आज लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, वो प्रजातंत्र को चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती नहीं दे रहे, उन्होंने लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को, संविधान को, कानून के राज्य को उठाकर एक अलमारी में बंद कर दिया है और मनमानी वह लोग कर रहे हैं, पूरी तरह से गुंडई पर उतरे हुए हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। और आज हमने ज्यादा साथियों को बोलने में, वक्ता में नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि मीटिंग भी जल्दी खत्म करनी है, सब लोगों को अपने अपने काम में लगना है। और ज्यादा साथी बोलते हैं तो ठीक से चर्चा नहीं हो पाती। तो पुनः फिर मैं एक बार आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि ये जो 8-10 दिन से पूरे देश भर में जो माहौल बनाया गया है, ये एक संस्कृति का माहौल बनाया गया है, एक विचारधारा का माहौल बनाया जा रहा है। और उसको बलपूर्वक, छलपूर्वक शासन प्रशासन की शक्ति का इस्तेमाल करके, संगठन के माध्यम से उसको संपूर्ण समाज पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश हो रही है। तो कोशिश जो हो रही है उसका हमको मुकाबला करना है। यदि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सच्ची औलादे हैं, मान्यवर काशीराम साहब की हम सच्ची औलादे हैं, तो इसका मुकाबला हमको करना है। और मुकाबला करना है तो इसके लिए हमको भी अपनी कार्य योजना बनानी होगी। कार्य योजना बनानी होगी, प्लानिंग से हमको इस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ना होगा। श्रमण संस्कृति का विस्तार करने के लिए, मानवतावादी विचारधारा का विस्तार करने के लिए, तो हमको अपने संगठन को बड़ी तेजी से मजबूत करना होगा। जिला लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर, स्टेट लेवल पर। अभी 3 लेवल मैंने आपको बताए हैं। एक जिले में 5 राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी आपको जितना जल्दी हो सके आप तैयार करिए। एक जिले में 5 हमारे सामाजिक न्याय परिषद के साथी, जिनमें बड़ी संख्या में ओबीसी के साथी होने चाहिए, वो तैयार करिए। और 2 साथी धम्म सेवक के, हमारे युवा जिनकी उम्र 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में हो, तो ऐसे ऐसे 2 साथी आप धम्म सेवक संघ के लिए जल्दी से जल्दी तैयार करिए। यानी 12 साथियों की टीम आप जिले में सबसे पहले बनाइए। फिर यही 12 की टीम आप अपने कमिश्नरी और संभाग में बनाइए। और इसके बाद फिर आपको स्टेट का, यानी अपने अपने राज्य की कमेटियों का विस्तार करना है। तो इस पे हमें ये मान लीजिए कि ये जो हो रहा है, सब घट रहा है, लोकतंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, प्रजातंत्र पे जो आक्रमण हो रहा है, ये आक्रमण करने वाले लोग संगठित है। संगठित है, इनका एक संगठन है, मजबूत संगठन है। तो उस मजबूत संगठन के नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और इस देश की रक्षा के लिए हमें भी संगठन पर विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए 3 प्रोग्राम आप लोगों के बीच में है। एक प्रोग्राम है युवाओं की शक्ति का विस्तार करने के लिए। तो युवाओं की शक्ति का जो विस्तार करने का प्रोग्राम है वो है 17-18 मार्च आगरा, धम्म सेवक संघ। धम्म सेवक संघ, इस पर हमें बहुत तेजी से काम करके 15 वर्ष से 35 वर्ष के प्रत्येक जिले से 2-2 युवाओं को हमें आप लोगों को जल्दी से जल्दी तैयार करना है। दूसरा हमारा प्रोग्राम है 2024 में मई के महीने में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। सेंटर में किसकी गवर्नमेंट आएगी, किसकी नहीं आएगी हमें नहीं मालूम,
लेकिन जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, उसकी विचारधारा क्या है और उसकी विचारधारा से मुकाबला करके हमें हमारी विचारधारा को कैसे संपूर्ण भारत में कामयाब करना है, उसके लिए कश्मीर में हमारे लगभग 100-150 साथियों का 5 दिन का चिंतन शिविर आयोजित होना है, जिसका नेतृत्व, जिसके संयोजक हैं इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब। इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब उस कार्यक्रम के संयोजक हैं। उन्होंने कश्मीर में जाके बात कर ली है और 4 नाइट 4 रात 5 दिन ये प्रोग्राम होगा। जो होटल उन्होंने बुक किया है वो 4 नाइट के लिए है और 5 दिन के लिए है। तो 2 दिन 2.5 दिन हम लोग चिंतन करेंगे। उसका नाम है राष्ट्रीय चिंतन शिविर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में, सामाजिक न्याय परिषद और धम्म सेवक संघ के तत्वावधान में ये राष्ट्रीय चिंतन शिविर, लोकसभा के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट के बाद हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमें कैसे भारत को अखंड भारत बनाना है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हमको कैसे हिफाजत करनी है, उस पे हम लोग ये चिंतन करेंगे। 2 दिन 3 दिन ये चिंतन करेंगे और 2 दिन चूंकि कश्मीर में जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वहां कश्मीर में 2 दिन कश्मीर को भी हम लोग घूमेंगे, आप सब लोग घूमेंगे। तो उसके लिए जो आपका खर्चा वहां पड़ रहा है, वो खर्चा आपका पड़ रहा है 12,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति का। 4 नाइट 5 दिन, यानी 4 रात और 5 दिन, नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, ये सब उसमें इंक्लूड है। और जो लोग एयरपोर्ट पे आएंगे तो एयरपोर्ट से भी उनको होटल की गाड़ी लेगी और एयरपोर्ट तक होटल की गाड़ी उनको छोड़ेगी। शेष इसके बारे में इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब जुड़े हैं, वो और डिटेल में आपको बता देंगे। तो 12,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का उस पर लगने वाला है। अब सवाल यह है कि जो 12,000 लगेगा वो व्यक्तिगत रूप से हम सबको देना है या उस खर्च को संगठन के माध्यम से हमको कलेक्ट करना है। जैसे लुम्बिनी में किया गया था प्रोग्राम, 5 दिन का प्रोग्राम, तो लुम्बिनी में कुछ साथियों ने व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया था। वैसे व्यक्तिगत उसमें अलाउ नहीं था, लेकिन 1 2 4 5 साथियों का विशेष रिक्वेस्ट पर उनको अलाउ किया गया था। बाकी मेंबरशिप के माध्यम से उसको अलाउ किया गया था। मेंबरशिप माने एक व्यक्ति को कहा गया था कि भाई आप 100 सदस्य बनाइए और एक सदस्य का 100 रुपया है, आप 100 सदस्य बनाइए और 10,000 रुपये जमा करिए। तो मैं इसमें भी आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, जेब से तो पैसा देकर कोई भी आ सकता है, लेकिन हमको जब ये एक तरह से पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धम्म संसदीय बोर्ड होगा। तो धम्म संसदीय बोर्ड में वो लोग होने चाहिए जो समाज के बीच में जाके काम कर सकते हो, समाज के बीच में जाकर समाज से इस मूवमेंट के लिए सहयोग ले सकते हो। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह तो ये है कि आप या तो मेंबरशिप के हिसाब से, और मेंबरशिप के हिसाब से अगर नहीं करना चाहते हो तो सेंट्रल कार्यालय का जो मेंटेनेंस कूपन है, मेंटेनेंस कूपन आप ले लें 1,000 रुपए का और 500 रुपए का। तो 1,000 रुपए और 500 रुपए का मेंटेनेंस के नाम से आप कलेक्शन करें और उस कलेक्शन से फिर राष्ट्रीय जो चिंतन शिविर होगा उसको संपन्न करें। और जो किराया भाड़ा लगना है वो आप व्यक्तिगत रूप से अपने पास से खर्च कर लें। ट्रेन का किराया लगेगा या फ्लाइट का लगेगा, जिसको जो सूट पड़ता हो। और इसकी तारीख है शायद मेरे ख्याल से 17 जून, 18 नहीं जून, सर, नहीं 19 सर, जून, नहीं सर, ये है भाई 21, 22, 23, 24 और 25 जून। 21 जून, 22 जून,
23 जून, 24 जून और 25 जून है ना इंजीनियर साहब? 12 बजे से 25 12 बजे तक। 25 जून को 12 बजे हमको होटल छोड़ना होगा, है ना? जी सर, जी सर। और 21 जून को हमें 12 बजे के बाद पहुंचना होगा, ये है ना? यही सर, यही 21, 22, 23, 24, 25। 25। 21 जून को 12 बजे से हमें वहां पहुंचना होगा और 4 बजे से हम सेशन को शुरू करेंगे 21 जून को। तो ये सारा प्रोग्राम रहेगा, उसका शेड्यूल आपके बीच में बन के आ जाएगा। हमारे पास रखा करो। हम लोगों को ध्यान देना है। और राज्यवार जो लिस्ट आपको पहले दी गई थी, पहले जो लिस्ट दी गई थी, सब साथियों को उसी लिस्ट पर एक्सरसाइज करना है, उसी पर एक्सरसाइज करना है। तो मैं समझता हूं कि सेंटर ऑफिस के मेंटेनेंस कूपन के माध्यम से भी आप ये कर सकते हैं और मेंबरशिप के माध्यम से भी ये कर सकते हैं, जैसा सब लोग तय करेंगे मिलके कर लें। ये है। दूसरा, हमको श्रमण संस्कृति का वातावरण पूरे देश में तैयार करना है। वातावरण पूरे देश में तैयार करना है। जैसा आपने 22 जनवरी को देखा कि लगभग 10 करोड़ मकानों पे झंडे लगाए गए, एक संस्कृति के, एक विचारधारा के। हमको 10 करोड़ से ज्यादा मकानों पर हमें पंचशील के झंडे लगाने हैं। पंचशील के झंडे लगाने हैं 12 अक्टूबर 2024, अशोक विजय दशमी। अशोक विजय दशमी ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 67वां दीक्षा समारोह होगा, धम्म चक्र परिवर्तन होगा। 1956 में अशोक विजय दशमी को नागपुर में बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर धम्म चक्र परिवर्तन किया था। हम उन्हीं की स्मृति में इस वर्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उसी नागपुर में, उसी दीक्षा भूमि में लाखों लाखों लोगों की भीड़ के साथ फिर धम्म दीक्षा समारोह आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। वही नागपुर होगा, वही दीक्षा भूमि होगी। और विशेष रूप से इसमें दो बातें जो 68 वर्ष में देश को जाननी चाहिए थी, जो नहीं जान पाई, उसकी ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करा दूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अशोक विजय दशमी का दिन क्यों चुना? हम लोग जो ये कहते हैं ना कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा ली, ये हम गलत कोट करते हैं, गलत कोट करते हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा नहीं दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अशोक विजय दशमी 1956 को दीक्षा ली। मकसद जो दीक्षा लेने का था वो अशोक विजय दशमी था। इस उस दिन 14 अक्टूबर था, 14 अक्टूबर की डेट थी, लेकिन मकसद 14 अक्टूबर नहीं था, मकसद अशोक विजय दशमी था। तो देश को जानना चाहिए कि अशोक विजय दशमी का दिन बाबा साहब ने क्यों चुना, अशोक विजय दशमी का दिन बाबा साहब ने क्यों तय किया। तो इसके पीछे प्राचीन काल का इतिहास है, प्राचीन काल का इतिहास है जिसको खत्म कर दिया गया है। तो उस इतिहास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अशोक विजय दशमी को चुना था। दूसरा, नागपुर ही क्यों चुना था, नागपुर को बाबा साहब ने क्यों चुना? तो जब आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बुद्ध धर्म के जो सबसे कट्टरपंथी प्रचारक थे, कट्टरपंथी जो बुद्धिस्ट थे, वो नागवंशी थे। और उन नागवंशियों की राजधानी नागपुर था। नागपुर था, इसलिए बाबा साहब के ये जो दो विशेष थे कि अशोक विजय दशमी और नागपुर, इसको भारत के कम से कम 140 करोड़ लोग ना समझ पाए,
तो कम से कम 100 करोड़ लोग जरूर समझे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अशोक विजयदशमी का दिन और नागपुर का स्थान चुनना क्यों जरूरी था। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम आप सब लोगों को मिलके कम से कम 50 लाख हमको हैंडबिल और पर्चे छपाने हैं, और दोनों में ये बात मेंशन करनी है कि अशोक विजयदशमी का दिन बाबा साहब ने क्यों चुना, क्यों तय किया, नागपुर को बाबा साहब ने क्यों चुना, क्यों तय किया, उसके विशेष कारण क्या थे। तो हर भाषा में, हमारे देश में लगभग 16-17 भाषाएं चलती हैं, ये हर भाषा में पर्चे छपने हैं, हर भाषा में गांव गांव तक हमको सरमड़ संस्कृति की लहर पैदा करना है, बुद्धिज्म की लहर पैदा करना है, मानवतावादी व्यवस्था की लहर पैदा करना है, और उस लहर को पैदा करने के लिए, उसे सही अंजाम देने के लिए हमें सशक्त संगठन की जरूरत है। आप सब लोगों को मजबूत संगठन की जरूरत है। तो 2 महीने 3 महीने पूरा समय केवल और केवल संगठन पे लगाइए, संगठन पे लगाइए। और संगठन, जैसे मैंने अभी बताया, जहां जिला कमेटी बन जाती है, फिर वहां नगर कमेटी बनाइए, विधानसभा कमेटी बनाइए, और वार्ड कमेटी बनाइए, और ब्लॉक कमेटी बनाइए, लेकिन सबसे पहले जिले की कमेटी बनाइए। तो संगठन में ही शक्ति है, संगठन की शक्ति से ही आप इस देश की, इस प्रजातंत्र की, इस लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और जो आप देख रहे हैं देश में जो माहौल, जो उपद्रव का माहौल, जो एक तरह से डराने का माहौल जो पैदा किया गया है या किया जा रहा है, यह भी संगठन की शक्ति से हो रहा है। तो उस डरावी माहौल का मुकाबला करने के लिए, प्रजातंत्र लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, हमें आपको भी मजबूत संगठन के प्रति समर्पित होकर, संकल्पित होकर, अपने इच्छा शक्ति के साथ हमको इस काम में लगना है। 17-18 मार्च आगरा धम्म सेवक संघ, युवाओं की एक टीम तैयार करनी है, नौजवान बच्चों की टीम तैयार करनी है इस उद्देश्य के साथ। और 21 जून से 25 जून तक हमें कम से कम 100 भारत, 100 ऐसे साथी पूरे देश से चुनने हैं जो हमारा डेमोक्रेटिक धम्म संसदीय दल बन जाए, पार्लियामेंट बोर्ड, धम्म संसदीय दल एक तरह से गठित हो जाए, जो आने वाले हजारों हजारों वर्ष तक के लिए प्लानिंग बना सके, योजना बना सके, और ये जातिवादी अंधविश्वासी लोगों से मुकाबला कर सके। और 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर का जो 3 दिन का प्रोग्राम, 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नागपुर में होगा, वो एक ऐसा वातावरण बन के तैयार हो, एक ऐसा वातावरण बन के तैयार हो कि कोई घर बुद्ध की मूर्ति और पंचशील के झंडे के बगैर बचना नहीं चाहिए। कम से कम 10 करोड़ मकानों पर, घरों पर पंचशील के झंडे लगे, पंचशील के नारे हों, महापुरुषों के नारे हों, महापुरुषों के चित्र हों, इस किस्म का माहौल, एकदम श्रमण संस्कृति का माहौल, अशोक सम्राट के सपनों के भारत का माहौल, बाबा साहब की सोच का माहौल बनाने के लिए हम लोगों को, मैं समझता हूं, गंभीर होकर, चिंतनशील होकर इस पर विचार करना चाहिए। ये मैंने आपसे निवेदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।